अपना चैनल मिस्टर एग्जाम पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग 10वीं वर्ग के इतिहास का पहला पाठ यूरोप में राष्ट्रवाद के महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। पहले वीडियो में हम लोगों ने 3 प्रश्नों का अध्ययन किया है और इस वीडियो के माध्यम से हम लोग 4 प्रश्नों का अध्ययन करेंगे जो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा आयोजित बोर्ड परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी उपयोगी और महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आइए अब देर न करते हुए हम लोग पहला प्रश्न लेते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, राष्ट्रवाद क्या है? तो ध्यान दीजिएगा आप, राष्ट्रवाद किसी विशेष भौगोलिक, सांस्कृतिक एवं सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोगों के बीच व्याप्त एक ऐसी भावना है जो लोगों में परस्पर प्रेम एवं एकता को स्थापित करती है। राष्ट्रवाद आधुनिक विश्व में राजनीतिक पुनर्जागरण का परिणाम है। अब जरा विस्तृत से समझने की कोशिश करेंगे हम। किसी विशेष भौगोलिक क्षेत्र का मतलब क्या है? इसका अर्थ है कि भारत में रहने वाले लोग अपने राष्ट्र के नाम पर एकजुट हो जाएंगे। श्रीलंका के अंदर रहने वाले लोग अपने देश के नाम पर एकजुट हो जाएंगे। अमेरिका के अंदर रहने वाले लोग अपने राष्ट्र के नाम पर एकजुट हो जाएंगे। यानी राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है जो लोगों को एक सूत्र में बांध देती है। बात समझ रहे हैं आप? यानी राष्ट्रवाद एक भावना है, एक सोच है जो राष्ट्र के नाम पर लोगों को एक सूत्र में बांध देती है। बात समझ रहे हैं आप? चलिए आइए अब हम लोग दूसरा प्रश्न लेते हैं। तो दूसरा प्रश्न जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, जर्मनी के एकीकरण की बाधाएं क्या थी? जर्मनी के एकीकरण की बाधाएं क्या थी? तो ध्यान दीजिएगा आप, मतलब जर्मनी का एकीकरण क्यों नहीं हो सका, उसके एकीकरण में कौन कौन सी बाधाएं थी? तो ध्यान दीजिएगा आप, जर्मनी के एकीकरण में निम्नलिखित बाधाएं थी। नंबर 1, लगभग 300 छोटे छोटे राज्य। जी हां, जर्मनी में लगभग 300 छोटे छोटे राज्य थे जिसको एकजुट कर पाना मुश्किल था। इटली के एकीकरण में यह सबसे बड़ी बाधा थी। नंबर 2, वहां के लोगों में मौजूद राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक विषमताएं, मतलब कोई अमीर है और कोई गरीब, कोई राजनीतिक रूप से संपन्न है, कोई राजनीतिक रूप से पिछड़ा है। बात समझ रहे हैं? तो फिर इनको एकजुट में, एक ग्रुप में बांधना या एक सूत्र में बांधना मुश्किल था। नंबर 3, राष्ट्रवाद की भावना का अभाव। अभी हम लोगों ने पहले प्रश्न में अध्ययन किया कि राष्ट्रवाद की भावना लोगों को एक सूत्र में बांध देती है, लेकिन जर्मनी के लोगों में राष्ट्रवाद की भावना का अभाव था जिसके कारण उसका एकीकरण संभव नहीं हो सका। चौथा कारण, ऑस्ट्रिया का हस्तक्षेप। जर्मनी के प्रांतों पर ऑस्ट्रिया का आधिपत्य था, इसलिए ऑस्ट्रिया कभी चाहेगा नहीं कि जर्मनी का एकीकरण हो, तो वह हस्तक्षेप कर देता था जिसके कारण जर्मनी का एकीकरण संभव नहीं हो सका। पांचवा कारण, ऑस्ट्रिया का चांसलर था मेटरनिक, तो मेटरनिक की प्रतिक्रियावादी नीति। और पुनः एक बार फिर से मैं प्रश्न को संग्रह करके आप लोगों को बता दूं कि जर्मनी के एकीकरण की बाधाएं निम्नलिखित है। नंबर 1, लगभग 300 छोटे छोटे राज्य। नंबर 2, वहां के लोगों में मौजूद धार्मिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक विषमताएं। नंबर 3, राष्ट्रवाद के भावना का अभाव। नंबर 4, ऑस्ट्रिया का हस्तक्षेप। नंबर 5, मेटरनिक की प्रतिक्रियावादी नीति। मैं उम्मीद करता हूं दूसरे प्रश्न का उत्तर आप समझ पाए होंगे। चलिए आइए
अब हम लोग अगला प्रश्न लेते हैं। तो अगला प्रश्न जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, लौह एवं रक्त की नीति क्या है? तो ध्यान दीजिएगा, लौह एवं रक्त की नीति का प्रतिपादन बिस्मार्क ने किया था। इस नीति का मुख्य उद्देश्य सैन्य शक्ति की सहायता से जर्मनी का एकीकरण करना था। मतलब लौह एवं रक्त की नीति का निर्माण, अवलंबन बिस्मार्क ने किया था। बिस्मार्क ने इस नीति को क्यों बनाया? इस नीति का उद्देश्य क्या था? तो लौह एवं रक्त की नीति का उद्देश्य था सैनिकों की सहायता से जर्मनी का एकीकरण करना। उत्तर को एक बार फिर से मैं संग्रह कर दूं। लौह एवं रक्त की नीति का प्रतिपादन बिस्मार्क ने किया था। इस नीति का मुख्य उद्देश्य सैनिकों की सहायता से, सैन्य शक्ति की सहायता से जर्मनी का एकीकरण करना था। उम्मीद करता हूं आप प्रश्न का उत्तर समझ पाए होंगे। तो आइए अब हम लोग अगला प्रश्न लेते हैं। तो अगला प्रश्न जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, शीत युद्ध से आप क्या समझते हैं? ध्यान दीजिएगा, शीत युद्ध, शीत माने ठंडा और युद्ध माने लड़ाई। अब भाई लड़ाई कभी ठंडा थोड़े ना होता है, लेकिन इसमें लगा है शीत युद्ध। इसका मतलब युद्ध जो है ठंडा है। तो ठंडा का कारण क्या है? क्योंकि इस युद्ध में गोली बम बारूद का प्रयोग नहीं हुआ था। यदि इस युद्ध में गोली बम बारूद का प्रयोग हुआ होता तो फिर यह शीत युद्ध नहीं रह जाता, उष्ण युद्ध हो जाता। बात समझ रहे हैं ना? तो शीत युद्ध क्या है? ध्यान दीजिएगा आप, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद संपूर्ण विश्व दो भागों में बंट गया। पहले भाग का संचालन संयुक्त राज्य अमेरिका और दूसरे गुट का संचालन सोवियत संघ रूस कर रहा था। दोनों गुटों में तनाव की स्थिति बनी हुई थी। दोनों गुट अपने अपने समर्थकों की संख्या बढ़ाने में लगे हुए थे। दोनों गुटों के बीच अस्त्र शस्त्र की लड़ाई तो नहीं हुई, लेकिन ऐसा लगता था मानो कभी भी अस्त्र शस्त्र की नौबत आ सकती है। इस प्रकार इस तनावपूर्ण युद्ध को शीत युद्ध के नाम से जाना जाता है। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी प्रश्नों का उत्तर आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए आइए फिर अगले वीडियो में हम आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत शुभकामना। धन्यवाद। थैंक्स।